हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, आपको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का आज 28 फरवरी 2024 को केमिस्ट्री का पेपर आपका संपन्न हो चुका है। आई होप आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। आपने आंसर मिलाकर भी आपने चेक किया होगा कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है और कितना क्वेश्चंस आप लोग रॉन्ग करके आए हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्लास 11th का एग्जाम 28 फरवरी 2024 को हुआ है, उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आंसर सीट को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज की हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो फ्रंट पेज में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। आपके टोटल मार्क्स जो थे वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर थी कि आपको एमआर सीट दिया गया होगा और उस एमआर सीट में एक स्पेस भी होगा जहां पे आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करनी थी। आपके पास टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी रखा गया था। एक एक क्वेश्चन की करेक्ट आंसर पर आपको 1 नंबर दिया जाता और गलत जवाब पे कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था क्या था, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। तो जो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे उनका ऑप्शन आपका करेक्ट नजर आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सी किस आधार पे करेक्ट हो सकता है। जैसे मीथेन की बात करते हैं तो हमारे पास CH4 होता है। कार्बन की परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 1 एटम इंटू 12 ग्राम अपॉन पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता, 16 ग्राम इंटू क्या होगा 100 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 75% आएगा। अगर यहीं पे परसेंटेज ऑफ मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, सिंपल 100% में से आप 75% को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25%। इसका मतलब जो कार्बन की परसेंटेज रहेगी वो 75% होगा और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज रहेगी वो कितना होगा 25% होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए इसी में अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या था क्वेश्चन, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH। CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा यही आपको पता करना था। तो हमारे पास था बेटा CH3COOH, राइट। अब इसको आप क्या करो, एक अच्छे से अरेंजमेंट लगा करके हर एक एटम को सजा करके आप लिख दो। जैसे कार्बन कार्बन 2 था तो मैं C2 लिख दिया, हाइड्रोजन 3 और 1 4 था और ऑक्सीजन कितना था 2 था। तो एटम का जो रेशियो मिला वो 2:4:2 मिला। यानी सिंपल रेशियो अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, सिंपल रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1:2:1 मिलेगा। कैसे, 2 से ये 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। तो रेशियो क्या मिला, कार्बन का मिला 1 यूनिट, हाइड्रोजन का मिला 2 यूनिट और ऑक्सीजन का मिला 1 यूनिट। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो CH2O होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दिस विल बी 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैसे होगा आओ जरा चेक करते हैं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम तभी निकलेगा जब आप सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर अणुओं की संख्या को आप फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालते हैं अणुओं की संख्या बेटा, तो W/m इंटू क्या होता है एवोगाड्रो नंबर होता है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं 12 ग्राम मैग्नीशियम का पहले चेक कर लेते हैं। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर देखोगे तो 12 और मैग्नीशियम कितना 24 इंटू क्या होगा Na। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिला Na/2 मिला, है ना। अब अगर चेक करें 12 ग्राम कार्बन की, तो 12 ग्राम कार्बन का अगर देखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 12 ग्राम दिया है और कार्बन का वजन भी कितना होता है 12 ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो वैल्यू कितना मिलेगा Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। अगला है हमारे पास 20 ग्राम कैल्शियम।
तो 20 ग्राम अगर आप कैल्शियम सोचें, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालने के बारे में देखेंगे तो वेट दिया गया है 20, मॉलिक्यूलर मास कितना 40 इंटू एवोगाद्रो नंबर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, Na/2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बाबू हम लोग चेक कर लेते हैं 24 ग्राम कार्बन की, 24 ग्राम कार्बन, तो कार्बन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे तो कितना होगा 24, मॉलिक्यूलर मास कितना 12 इंटू Na, आपका वैल्यू कितना मिलेगा, तो सर Na इंटू क्या होगा 2 हो जाएगा। नाउ अगेन हमारे पास दिया गया है वो क्या है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो 40 ग्राम कैल्शियम का निकाल लो। 40 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो 40, और कैल्शियम का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी मैं इसको कभी कभी बोल देता हूं, तो ये 40 हो गया इंटू क्या हो गया Na हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Na मिलेगा। अब जरा सोच करके देखो कि यहां पर मैग्नीशियम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na/2 था और कैल्शियम में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना था, Na/2 था। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे, एक, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करो। इसमें भी एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। अब यहां पे भी एक एटम था, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। यहां भी एक ही एटम था, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। यहां भी एक ही एटम था, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। ठीक, यानी कि इसका नंबर ऑफ एटम कितना है बेटा, मैग्नीशियम का Na/2 और कैल्शियम का भी कितना है, तो Na/2 है। इसका मतलब 12 ग्राम मैग्नीशियम में सेम एटम प्रेजेंट होगा 20 ग्राम कैल्शियम के बराबर का। ठीक, तो इस तरीके से आप सोच सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास मोलालता निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमें मोलालिटी निकालना है या फिर मोललता निकालनी है। 18.25 ग्राम HCl था और 500 ग्राम पानी में इसको घुलाया गया था। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये आपके पास सॉल्यूट का डिमांड कर रहा है और ये किसका डिमांड हो रहा है, तो सॉल्वेंट का डिमांड हो रहा है। अब सीधा सीधी सारे वैल्यूज को पुट करो। WA कितना 18.25, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो गया सर 1 ग्राम, क्लोरीन हो गया 35.5 ग्राम। सॉल्व करेंगे आएगा 36.5 ग्राम, राइट। यानी मॉलिक्यूलर मास मिल गया 36.5 इंटू 1000 और W भी कितना दिया है बेटा, तो 500 दिया गया है। इससे 2 टाइम में जाएगा और इससे ये 2 टाइम में जाएगा, ये और ये कटेगा तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मोलर मिल जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। तो आपको पता है विजिबल रीजन पर या दृश्य क्षेत्र पर दिखाई देने वाली श्रेणी कौन सी होती है, तो इस श्रेणी को हम लोग बाल्मर सीरीज के नाम से जानते हैं। बाल्मर सीरीज आपको पता होगा, इसका ग्राउंड स्टेट कितना होता है, 2 होता है। तो बाल्मर सीरीज एकमात्र ऐसा सीरीज है जहां पर हमारे पास विजिबल रीजन माना जाता है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लो जरा। कह रहे हैं कि 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यू ऑफ। अगर हम लोग 2p ऑर्बिटल्स में देखते हैं तो आपको याद होगा इसको हम लोग n कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, l बोलते हैं। तो n की वैल्यू कितना है 2 और l की वैल्यू जब 0 होती है तो s बोलते हैं, l की वैल्यू 1 पे आप p बोलते हैं, l की वैल्यू 2 पे आप d बोलते हैं और l की वैल्यू 3 पे आप क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। तो l की वैल्यू p के लिए कितना होता है 1, इसका मतलब l का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो n का वैल्यू हो गया 2 और l का वैल्यू हो गया 1, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। हिंदी में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रविष्ट करते हैं।
मतलब ये जो रूल है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट एनर्जी रूल, ये कौन सा रूल होता है? दिस इज अ अबव प्रिंसिपल, हफबव प्रिंसिपल इसको हम लोग कहते हैं। वही 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से वाला। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe+2। हमारे पास Fe+2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी ऑर्बिटल्स में कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो हमें पता है आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। हमें +2 सोचना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, इसके बाद होगा 3s2 3p6, फिर होता है 4s2 और फिर क्या होता है? 3d6 होता है। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको मत सोचो, इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया? डी पर 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स ऑफ Fe+2 ये कितना होगा बेटा? तो 6 होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है? व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्घ्य कितना होगा, यही आपको पता करना है। तो हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के आधार पर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। और एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास कितना रखना है? तो 0.1 kg और वेलोसिटी कितना रखना है? 10। ये पॉइंट हटेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर मिलेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता होगा? दिस इज n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक और ns 1 से लेकर के 2 तक, या फिर कभी कभार ऑप्शन में यह भी देता है n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक और ns 0 से लेकर के 2 तक। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर बात है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल या रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सबसेल दैट हैज द लिस्ट एनर्जी। ये तो कर चुके हैं। अच्छा, हिंदी में इसका क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहां पे गलत है बाबू। ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहां पे गलत है। हिंदी वाला क्वेश्चन क्या था? देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता किसके पास है? तो हमारे पास पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्षमता लेफ्ट टू राइट आपकी क्या होती है? साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? आपका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, लेकिन हिंदी वाला क्वेश्चन के आधार पर समझ रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि सबसे ज्यादा किसके पास होती है? तो फ्लोरीन के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है कि फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इक्वल टू 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इन द ऑर्डर। n की वैल्यू कितना सोचना है? 4, यानी 4s सोच लो, 4p सोच लो, 4d सोच लो और 4f सोच लो। आपको पता है इसको n बोलते हैं, तो n बराबर यहां कितना मिला? 4 4 4 और 4। L कितना होता है? तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। एनर्जी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? N+L रूल को। तो 4 0 कितना? 4 4 1 कितना? 5 4 2 कितना? 6 4 3 कितना? 7। और आपको पता है कि N+L का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होती है? आपका ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? 4f के पास, उसके बाद है 4d के पास, उसके बाद किसके पास है? 4p के पास और उसके बाद किसके पास है? 4s के पास।
यानी करेक्ट ऑर्डर एनर्जी क्या होगा, एस का, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दर्शाता है। परमाणु संख्या कुछ इस तरीके से है, देखो फ्लोरीन दिया गया है, आप एक काम करो, इसको चेक ऐसे किया जाता है, पहले एलिमेंट देख लो, तो K प्लस था, K प्लस का पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18। इसके बाद है कैल्शियम प्लस 2, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना 18। फिर है स्कैंडियम प्लस 3, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना है 18। और Cl माइनस, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है। यानी कि पहला वाला जो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं सोडियम प्लस को देखता हूं, सोडियम प्लस देखोगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो भाई इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होना चाहिए। लेकिन कैल्शियम के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है 18, मतलब ये वाला सीरीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट देखो, एक है पोटेशियम, तो पोटेशियम 18 हो गया, Cl माइनस कितना 18 हो गया। मैग्नीशियम प्लस 2 एक अलग आ रहा है, तो मैग्नीशियम प्लस 2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 18 18 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, सबके पास एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए ना। तो मैग्नीशियम प्लस 2 के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम प्लस 3 एक और आया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन कितना 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नहीं है। इन तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ लीनियर शेप। तो आपको पता है BeCl2 का शेप कैसा होता है बेटा, लीनियर शेप होता है, ये कल वाला वीडियो में भी क्वेश्चन था। BeCl3 इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद है CCl4 टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, Cl 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 और Cl टेट्राहेड्रल होता है। और PCl5 इसका क्या होता है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरीके से शेप होता है। यानी कि लीनियर शेप कौन सा दिख रहा है, तो BeCl2 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको ये मैं लास्ट वाला वीडियो में बताया था। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डीबे, क्या होता है डीबे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो जरा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोजन 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 और ये भी क्या हुआ हाइड्रोजन। आपको पता है सिंगल बॉन्ड जो भी होते हैं सब सिग्मा होते हैं, तो सर ये भी सिग्मा 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 और सिग्मा। ठीक, यहां पे भी सिग्मा, ये भी हुआ सिग्मा और ये भी हुआ सिग्मा। फिर डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो इसमें भी सर एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा और इसमें भी एक सिग्मा। और ये वाला क्या हुआ, तो पाई हुआ, मतलब सिग्मा काउंट करेंगे तो 6 CH वाला 6 बॉन्ड वाला, तो सिग्मा टोटल हो गया 12 और पाई टोटल हो गया 3। मतलब बेंजीन में 12 सिग्मा होगा और टोटल 3 पाई होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। क्लियर बात है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। इन सब का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आपको पता है कि सर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हम लोग जानते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको बेसिकली 14 याद रखना है,
14 के बाद कैसे जाओगे आगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा सोच लो। फिर पीछे भी आ जाओ तो 13 हो गया, 12, 11, 10, 9, इतना सोच लिए। अब 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब इधर जाओगे तो 0.5 माइनस करते जाओ, इधर जाओगे तो 0.5 माइनस करते जाओ, मतलब इसमें होगा 2.5, इसमें होगा 2, इसमें होगा 1.5, इसमें होगा 1 और इसमें होगा 0.5 और इसमें होगा 0। इधर भी 0.5 को माइनस करो तो 3 के बाद इधर भी 2.5, इधर कितना हुआ, ये हो गया 2, ये कितना 1.5, ये कितना तो 1, ये कितना 1 और ये कितना 0.5, और फिर अगर 8 ले लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करो। ऑक्सीजन है हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो 2 है। इसके बाद है हमारे पास O2 प्लस, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5। फिर है हमारे पास O22 प्लस, इसका चेक करो तो 16 में से 2 कम यानी 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन पर कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 3 होता है। इसके बाद है हमारे पास O2 माइनस, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा तो 1.5। इसके बाद है हमारे पास O2 माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन है 18, तो 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है सर तो 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो क्या मिला, देखो तो सबसे ज्यादा है O22 प्लस का, उसके बाद किसके पास है O22 प्लस के बाद देखो जरा, देखो O2 प्लस का, इसके बाद किसके पास है, तो इसके पास हो जा रहा है O2 का, उसके बाद किसके पास है तो उसके पास है O2 माइनस का, और उसके बाद है O2 माइनस का ना। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड ये है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ट्रेंड क्या होगा, वही होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर ट्रेंड देखोगे तो O2 प्लस 2, उसके बाद O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस और उसके बाद होगा O2 माइनस। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है देखो तो जरा, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्या बोल रहे हैं, द बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आपको पता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसा होता है, दिस इज अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, यहां पे जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा 72 डिग्री होता है, और यहां पे कोई भी एंगल एक होती है 90 डिग्री का, यहां भी देख सकते हो 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री होता है। तो 2 एंगल पॉसिबिलिटीज है, एक है 72 डिग्री वाला और एक है 90 डिग्री वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, समतापी परिस्थिति में कौन सा कंडीशन सही है। तो आपको पता है एक चीज, आइसो का मतलब क्या होता है इक्वल, और तापमान या थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा टेम्परेचर। तो इक्वल टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका स्थिरांक होगा यानी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस रिएक्ट करके बना Cl2 गैस। अब इसमें डेल्टा एस का साइन क्या होगा और डेल्टा एच का साइन क्या होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है ना। तो अब देखो तो यहां पे 2 Cl जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो जब भी एटम जुड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर जाती है, और एनर्जी रिलीज होती है, दैट मींस डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर देखो जरा, अगर डेल्टा एनजी फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ओनली फॉर प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ओनली फॉर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल कितना है देखो तो 1 और रिएक्टेंट कितना है 2, दैट मींस -1 आ गया। और जानते हैं कि डेल्टा एनजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है डेल्टा एस। अब चूंकि सर ये भी नेगेटिव था तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 21,
इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, अच्छा लेस देन जीरो कहने का मतलब तो सर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होती है तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नाम देते हैं, ठीक, यानी कि स्वतः प्रवर्तित आप कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर दिस दिस एंड दिस। कंबशन बोल रहा है ना, कंबशन का मतलब होता है जलाना, तो मीथेन को जलाओ, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और इसका जो डेल्टा H1 है ये कितना लेके चल लेते हैं, -890.3 किलोजूल पर मोल, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका। फिर कंबशन ग्रेफाइट का कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट का कंबशन करते हैं यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा दहन करने के बाद, तो डेल्टा H2 यहां पर लेके चल सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है 393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फिर है हमारे पास डाई हाइड्रोजन को भी बर्न करना है, इसको भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो H2O बनेगा, यानी डेल्टा H3 हमारे पास कितना है, तो -285.8 किलोजूल पर मोल है। अब आपको निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो CH4 का फॉर्मेशन वाला एंथैल्पी निकालना है। तो फॉर्मेशन आपको पता है कैसे होता है, फॉर्मेशन के लिए CH4 कितना बनना चाहिए, तो 1 मोल बनना चाहिए, और कहां से बनना चाहिए, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए, मतलब जिस एलिमेंट की बात आप सोच रहे हैं नेचर में जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था में आपको सोचने की चलनी है। तो CH4 हम बना दिए सर 1 मोल, कहां से बनेगा, तो कार्बन ग्रेफाइट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, और हाइड्रोजन 2 दैट इज आप 2 ले सकते हैं। आपका ये सोर्स हुआ, क्या हुआ, सोर्स हुआ। अब अरेंज करो ये इसके अकॉर्डिंग, ग्रेफाइट रिएक्टेंट में चाहिए, इसमें मिल रहा है तो लिख लो जरा, C ग्रेफाइट प्लस O2 रिएक्ट करके बना CO2, डेल्टा H2 हो गया -393.5। आगे बढ़ो, फिर 2H2 चाहिए रिएक्टेंट में, तो देखो H2 रिएक्टेंट में है लेकिन 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको भी कर देते हैं, फिर आप 2 से इसको भी कर दो, और यहां पे भी आप ले लो 2। अब देखो बैलेंस हो गया ना, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से भाई इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ले लिए यहां पे, तो 2H2 ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना 2H2O, और डेल्टा H3 यहां पर कितना हो गया, -285.8 इंटू 2। फिर हमारे पास CH4 राइट साइड में चाहिए, जबकि क्वेश्चन में CH4 राइट लेफ्ट में है, तो अब आगे जो बचता है हमारे पास, अब इसके बाद CH4 राइट साइड में चाहिए, लेकिन CH4 हमारे पास लेफ्ट में है, तो आप इसको रिवर्स कर दो, जैसे ही रिवर्स करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे ले लीजिए। रिवर्स अगर कर दें इसको हम लोग तो लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O, रिएक्ट किया बना दिया CH4 और फिर हो गया O2, तो डेल्टा H1। अच्छा देखो तो पहला वाला रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 890.3। अब सॉल्व कर दो इसको, देखो CO2 रिएक्टेंट और CO2 प्रोडक्ट कर जाएगा, 2H2O और यहां भी आपका 2H2O ही होगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं था, तो 2H2O और 2H2O कर जाएगा। फिर देखो क्या हो रहा है, यहां भी ऑक्सीजन भी तो यहां पे 2 ही होगा ना, बैलेंस नहीं था, यहां भी ऑक्सीजन कितना है, 2 ही होगा, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन कट जाएगा आपका, तो बचा क्या, ये बचा ग्रेफाइट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और बना CH4। ठीक है, देखो आ गया सोर्स के जैसा। अब डेल्टा RH लिख दो डायरेक्ट, इसको सॉल्व करो, -393.5 -285.8 इंटू 2 प्लस 890.3। अगर आप इसको सॉल्व करके आओगे तो आएगा -74.8 किलोजूल पर मोल। ठीक, यानी इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 23, द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर। वाटर का कंजुगेट बेस क्या होगा? तो आपको पता है कंजुगेट एसिड में H प्लस को ऐड करते हैं और कंजुगेट बेस में H प्लस को रिमूव करते हैं। ये तो हम लोग लास्ट वाला वीडियो में भी देखे हुए थे। अगर मैं पानी का बेटा कंजुगेट एसिड लिखूं तो H प्लस को आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब H3O प्लस हो जाएगा। और अगर इसका कंजुगेट बेस लिखूं तो सर H प्लस को रिमूव करना होगा, यानी OH माइनस हो जाएगा। यानी कि वाटर का कंजुगेट बेस क्या होता है? OH माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, स्पीसीज NH3 इज। तो आपको पता है कि NH3 के नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, और जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट भी तो कर सकता है, और लोन पेयर जो डोनेट करता है उसको सर लुईस बेस बोलते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी, रिएक्ट किया बना C प्लस डी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K किसके बराबर होगा? तो K बराबर हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। तो प्रोडक्ट में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। रिएक्टेंट में क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ऑप्शन देखो तो CD बाई BA, यानी ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन पीएच ऑफ दिस मोलर HCl। कितना मोलर है? 0.0001 मोलर HCl। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 × 10 के टकला -4 लिख सकते हैं। अब HCl है तो किस फॉर्म में ब्रेक होगा बेटा? कंप्लीट डिसोसिएट करना है तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी टाइम 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁻4 था, -4, ये 0 होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ये 0 होगा और ये होगा 10⁻⁻4 और ये भी होगा 10⁻⁻4। क्यों? क्योंकि सर कंप्लीट डिसोसिएशन है ना, पूरा टूट गया है ना, तो H प्लस कितना बन गया? 1 × 10⁻⁻4 बन गया। आप सिंपल pH फाइंड आउट कर लेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, सॉल्व करें जरा। H प्लस कितना मिल गया? तो मिला है 1 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे, pH कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन को हम लोग इस रिएक्शन पर मिलाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। देखो तो जरा, हाइड्रोजन गैस है प्लस CO गैस है, रिएक्ट करके तो CH3OH ये भी क्या बनेगा? गैस बनेगा। देखो जरा, अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट के तरफ। किधर मूव करेगा? प्रोडक्ट के तरफ मूव करेगा। रिएक्शन प्रोडक्ट के तरफ मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ऐसा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो देखो जरा ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसित हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट के तरफ रिएक्शन मूव कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो हम लोग HNO3 सोच लेते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको X मान लेते हैं। हाइड्रोजन 1 चार्ज कितना? +1, नाइट्रोजन हो गया X, ऑक्सीजन 3 चार्ज कितना? -2, टकला में कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे।
तो 1 + x - 6 = 0, तो x बराबर कितना +5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहा है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। अगर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वैसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर। सही बात है सर। भाई कोई एजेंट है, जैसे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं खुद के लिए नहीं हूं, मैं दूसरे के लिए हूं। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो खुद के लिए नहीं हूं, दूसरे के लिए हूं, है ना। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही होता है एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर, ये तो सही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस देमसेल्फ, खुद क्या होगा? तो रिडक्शन होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है आपका। अगला कह रहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन। नहीं, क्योंकि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन के जैसा होता है ना, और रिडक्शन में सर इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन कभी लॉस नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। अगला क्या बोल रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब जोड़ना ही तो होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? नंबरिंग कर लो। पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को पहले सेलेक्ट किया और इसके बाद नंबरिंग कर दी सर। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हुआ देखो तो। थर्ड पे सर इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल, ठीक है। फिर आपके पास 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ENE हो गया। या फिर क्या लिख सकते हैं? 3 इथाइल 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं इसको। अरे है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में कैसा रिलेशन है? तो देखो तो सर ये ईथर है। क्या है? ईथर। और ये है सर दारू अल्कोहल। कैसा है? अल्कोहल है। बड़ा मजा नहीं आता है ना। तो ईथर और अल्कोहल दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो फंक्शनल आइसोमर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी क्रियात्मक समूह एक दूसरे का ये दोनों यौगिक होते हैं, ईथर और अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्वेश्चन लास्ट वीडियो में था ना। देखो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब सर न्यूक्लियस, और फिलिक मतलब तुझे देखा तो ये जाना सा ना, मतलब टू लव, मतलब टू लव, है ना। तो न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो भाई पॉजिटिव चार्ज से कौन प्यार करेगा? जो सर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब स्पीसीज एक ऐसा होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो सर ये प्यार किससे करेगा? पॉजिटिव चार्ज से करेगा। तो इसमें ढूंढो नेगेटिव चार्ज। सर ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी लोन पेयर, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन इसके पास ना तो लोन पेयर है ना तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये सर इलेक्ट्रोफाइल है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following is not an example of electron displacement effect in covalent bond? इनमें से इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का उदाहरण कौन सा नहीं है?
तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट तो होता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, हाइपर कंजुगेशन भी होता है, लेकिन डिस्टिलेशन तो सॉल्यूशन के अंदर में आता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव का उदाहरण नहीं है। दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन सा? डिस्टिलेशन वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 35। इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? देखो तो ये सेकेंड कार्बन है। क्या है? सेकेंड कार्बन। तो मैं बताया था सेकेंड कार्बन या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होता है। ग्रुप हो तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं बेटा? तो प्रीफिक्स हम लोग आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइसो लगाते हैं। तो देखो तो सबसे पहले तो इसमें तो लग जाएगा सर आइसो। कितना कार्बन है? तो सर 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्सेन। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज अ आइसोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन। इथीन का ओजोनोलाइसिस करो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, ओजोन के साथ रिएक्शन करा दो। मैं बोला था लास्ट वाला वीडियो में भी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी ओजोनोलाइसिस काम करेगा। पहला स्टेप में दोनों डबल बॉन्ड को साफ करके ओजोन को ऐसे अरेंज करेंगे जैसे एक घर दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? घर। देखो घर दिख रहा है ना। फिर पानी डाल करके इसी घर को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे ऐसन कि गुंबद हो जाएगा जैसन। गुंबद उड़ गया, बाकी अलग। क्या मिला? 2 हाइड्रोजन यानी HCHO का 2 मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिथानल। क्या बोलते हैं? मिथानल। यानी 2 मॉलिक्यूल बनेगा और दोनों का नाम क्या होगा? मिथानल। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो आपको पता है एरोमेटिक के लिए सर प्लेनर चाहिए, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, रेजोनेंस भी होना चाहिए यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, हक्कल्स रूल को भी फॉलो करना चाहिए यानी कि ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक का पार्ट है, ये भी एरोमेटिक का पार्ट है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? द डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स अल्कोहल। ठीक है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? डिहाइड्रेशन। कैसे रिएक्शन होगा देखो जरा। तो CH3 CH2 और OH आप यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पर यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सा एलिमिनेशन होता है? बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। तो ये हो गया सर अल्फा और ये हो गया बीटा। क्या करना है? बीटा से हाइड्रोजन को उठाओ, यहां से OH भी पकड़ो। क्या निकल गया? पानी। इस बॉन्ड को यहां पर दे दो तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकला पानी। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इथीन का नाम दे रहे हैं। यानी फॉर्मूला है C2H4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोल रहा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। तो आपको पता है लोन पेयर ऑन डायरेक्टली अटैच्ड एटम। डायरेक्टली अटैच्ड एटम, अटैच्ड एटम कैसा बिहेव करता है? तो सर +m के जैसा, जैसे कि OH हो गया है ना, X हो गया है ना, फिर अगर मैं बात करूं OR हो गया, ये सब +m के जैसा बिहेव करते हैं। एंड डबल बॉन्ड ऑन डायरेक्टली अटैच्ड एटम कैसा बिहेव करता है? -m। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड OH, देखो यहां पे डायरेक्ट अटैच एटम कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड है तो -m हो जाएगा। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये भी -m हो जाएगा। और -m ग्रुप अगर कहीं कनेक्ट होता है
तो वैसे केस में ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक ना। अच्छा यहां पर देख लो तो NO2, तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसकी बात कर लेते हैं डायरेक्टली अटैच एटम में यहां पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये -M इफेक्ट होगा, यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक ना। तो सर इसके पास लोन पेयर है, किसमें आता है +M, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, कैसा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर इसके पास भी लोन पेयर, ये भी मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ये भी कौन सा ऑर्थो पैरा वाला। फिर NO2 कैसा है -M, तो सर ये मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। फिर CH3 हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी +M आता है, मतलब ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट है, क्या कह रहा है कि द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से कौन सा ऐसा रिएक्शन रिएक्ट करेगा जिससे बड़ा हेलो एल्केन बन सकता है, ठीक है ना। तो ऊर्ज रिएक्शन, आपको पता है कि 2 कार्बन है तो सर 4 हो जाता है, 4 है तो 6 हो जाता है, 6 है तो 12 हो जाता है, यानी कि जितना रिएक्टेंट कार्बन होगा उसी से डबल हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में 28 फरवरी 2024 को जो केमिस्ट्री की एग्जाम हुई थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही साबित हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।